हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम नए टॉपिक के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं सेल के अंदर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। सेल के अंदर सभी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेनस बाउंड है, सभी तो नहीं कह सकते, मोस्टली होती है, कुछ जस्ट लाइक राइबोसोम नहीं होती है। सो मोस्टली सेल ऑर्गेनेली मेम्ब्रेनस बाउंड होती है। और ये जो मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली हैं ये अलग तरीके से दिखती भी है, अलग तरीके से इनका फंक्शन भी होता है, यानी इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो फंक्शन है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं जिनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है, और कोऑर्डिनेटेड होने की वजह से उन सभी ऑर्गेनेली को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। देखिए, ईच मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेली इज डिस्टिंक्ट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन में अलग अलग हो सकती हैं या होती ही हैं जनरली। बट सम ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेनस मीन्स मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली हैव कोऑर्डिनेटेड, मिला जुला उनका क्या होता है फंक्शन, यानी एक दूसरे के बिना उनका जो फंक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और यही फॉर्म करती हैं, क्या फॉर्म करती हैं स्टूडेंट? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो सीधी सी बात है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है कि भाई वो मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली जिनका जो फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है, उन ऑर्गेनेली को हम नाम देते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का। और इसमें कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड विक्यूल्स। 4 ऑर्गेनेलीज के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। क्लियर? अब इन ऑर्गेनेली को हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, पहला हमारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है स्टूडेंट। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर तो है ही, एक साइड से न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, और दूसरी साइड से पेरिफेरल साइड से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। कंप्लीटली मेम्ब्रेनस कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है, पूरा मेम्ब्रेन का ही ये स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। एंड प्रोटीन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके होते हैं। सो देखो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है डिस्कवर किसने किया था? पोर्टर ने और थॉमसन ने, 2 साइंटिस्ट, इनका हम डिस्कवरी पे नाम लेते हैं, दोनों ने इसको डिस्कवर किया था। टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज गिवन बाय पोर्टर ने टर्म दिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टिंग membrane bound structure which extends from nucleus to plasma membrane। इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड रहता है, यानी इसका एक छोर जो है स्टूडेंट वो न्यूक्लियस से कनेक्टेड है, और दूसरा छोर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, और फिर पूरी सेल के अंदर ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है। क्लियर? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज एब्सेंट, कुछ सेल्स में एब्सेंट भी होता है। किन किन सेल में एब्सेंट है स्टूडेंट? एक तो मैच्योर आरबीसीज में ये नहीं होता है, मैच्योर आरबीसीज जो होती है उनमें नहीं होता है, और दूसरी रेस्टिंग सेल्स जो होती हैं, जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल्स होती हैं, उनके अंदर भी ये नहीं मिलता है, यानी कि वो रेस्टिंग कंडीशन पे है, अभी वो कुछ जो मेटाबॉलिकली जो रिएक्शंस होती हैं उनमें ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर रही है। क्लियर? देन इट इज वेल डेवलप्ड इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स है
हम कह सकते हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम ज़्यादा हो रहा है, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रहता है। एंड पुअरली डेवलप्ड यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत कम पार्ट जो है, यानी कि ऐसा पार्ट जो पुअरली डेवलप है, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है? स्पर्मेटोसाइट्स में। तो पुअरली डेवलप्ड जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ मिलता है? स्पर्मेटोसाइट्स में। क्लियर? तो वेल डेवलप्ड किस में है? मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में। एब्सेंट किस में है? मेच्योर आरबीसीज, रेस्टिंग सेल में। एंड पुअरली डेवलप्ड है स्टूडेंट्स स्पर्मेटोसाइट्स में। क्लियर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 तरह के स्ट्रक्चर से मिलके बनता है। ये देखो 3 तरह के स्ट्रक्चर क्या होते हैं स्टूडेंट? सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। यानी 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं, 3 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और सेल टू सेल यानी किस तरह की सेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर इनके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट ये सिस्टर्ने, और जो सिस्टर्ने है इसमें जो मेम्ब्रेनस है वो अपने आप को किस तरीके से अरेंज करती है? सैक लाइक। ये देखो इस तरीके से जो मेम्ब्रेन है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है। ये देखिए ये सैक एक तो पैरेलल होते हैं और दूसरा ये आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। सो देखो सिस्टर्ने आर सैक लाइक स्ट्रक्चर और फ्लैट होते हैं, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है विच आर इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़े हुए होते हैं। एंड दे आर पैरेलली अरेंज्ड, और क्या होते हैं स्टूडेंट? पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए कि ये जो सिस्टर्ने हैं दे आर एसोसिएटेड विद लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और लार्ज सब यूनिट क्या है? 60S। कैसे होती है ये देख लेते हैं हम। जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें राइबोसोम 80S मिलते हैं, और 80S की जो स्मॉलर सब यूनिट होती है दैट इज 40S, और जो लार्जर सब यूनिट होती है 60S। तो ये जो सिस्टर्ने होते हैं स्टूडेंट, ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट यानी 60S यूनिट से अपने आप को अटैच कर सकते हैं। और अगर ये अटैच कर सकते हैं तो दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व और दे हैव एक्टिव रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में इनका एक एक्टिव रोल जो है वो होता है। क्लियर? तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्ने वाला पार्ट उन सेल्स में मिलता है जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली रोल प्ले करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट ट्यूब्यूल्स। ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है नाम से ही पता चल रहा है किस तरह का होगा? ट्यूब लाइक। ये देखो ट्यूब लाइक होगा, और ये जो ट्यूब है ये अनब्रांच्ड भी हो सकती है और ये स्टूडेंट ब्रांच्ड भी हो सकती है। सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं विच कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ब्रांचिंग हो भी सकती है और नहीं भी। अब देखो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं। राइबोसोम्स क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि राइबोसोम्स को अटैच करने के लिए प्रोटीन्स होती है, राइबोफोरिन प्रोटीन, जो सिस्टर्ने के पास प्रेजेंट है, इनके पास नहीं होती है। वो प्रोटीन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोटीन ना होने की वजह से राइबोसोम इसके ऊपर अटैच नहीं होते हैं। क्लियर? देन अब अगर राइबोसोम अटैच नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये रोल प्ले नहीं करती हैं। दे आर इन्वॉल्व इन, किस चीज में इनका रोल होता है? लिपिड एंड स्टेरॉयल सिंथेसिस। स्टेरॉल जो होते हैं ना स्टूडेंट, लिपिड स्टेरॉल, स्टेरॉल भी एक तरह के फैट में ही कंसीडर होते हैं, तो उसके सिंथेसिस में ट्यूब्यूल्स का जो है वो रोल होता है। क्लियर? अब जो थर्ड स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वो होता है वेसिकल्स। ये जो वेसिकल्स है ये छोटी छोटी सर्कुलर की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर ओवल शेप के हो सकते हैं। सर्कुलर भी हो सकते हैं, ओवॉइड्स भी
हो सकते हैं। और ये देखो राउंड ओवल शेप के हैं, सेट लाइक स्ट्रक्चर है, विच आर मेम्ब्रेनस बाउंड, मेम्ब्रेनस बाउंड होते हैं, बाहर इनके मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इन पे भी स्टूडेंट राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, तो राइबोसोम नहीं होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये भी कुछ खास रोल प्ले नहीं करते हैं। इनका रोल कहाँ होता है, बेसिकली उन सेल्स में जो सिक्रीशन का काम करती हैं। सिक्रीशन जस्ट लाइक सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, जस्ट लाइक सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। तो वो जो एंजाइम्स हैं, वो जो हॉर्मोन्स हैं या जो भी सब्सटेंस सिक्रेट कर रही है, वो छोटे छोटे वेसिकल्स के अंदर इस तरीके से पैक होगा और ये वेसिकल्स जो हैं उस सब्सटेंस को लेकर सेल से बाहर चली जाती हैं। सिक्रेटरी सेल्स एक इंपॉर्टेंट सेल जस्ट लाइक पेनक्रियाटिक सेल्स, तो उसके अंदर ये वेसिकल्स का जो है स्ट्रक्चर मिलता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वेसिकल्स की फॉर्म पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीन मेन स्ट्रक्चर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को बताते हैं, और किस सेल में कैसा स्ट्रक्चर होगा वो भी सेल की मेटाबॉलिकली एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? चलिए देखो स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और इस डायग्राम को भी हम एक बार देख लेते हैं। ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, दिस पार्ट, दिस इज बेसिकली न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। और ये देखो ये न्यूक्लियर एनवलप है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। So nuclear membrane, this is inner nuclear membrane, और ये वाला जो है this part, it is outer nuclear membrane, this is outer nuclear membrane. Clear? अब ये जो outer nuclear membrane है ना स्टूडेंट, इस मेम्ब्रेन से देखो यहाँ से ये इस तरीके से पार्ट निकला हुआ है। सो बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ओवरऑल जो ओरिजिनेशन हम इसकी देख रहे हैं वो होती है स्टूडेंट न्यूक्लियस से। क्लियर? अब ये यहाँ से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर निकला है और पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होता है, इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो पार्ट कवर हो रहा है स्टूडेंट, इस पार्ट को भी हम एक नाम देते हैं, ये पूरा पार्ट, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है तो ये साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। एक तो वो पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, इसको हम कहते हैं लुमिनल कंपार्टमेंट। क्लियर? और वो पार्ट जो इसके बाहर साइटोप्लाज्म का जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट, यानी ल्यूमेन के बाहर। अब एक चीज देखो स्टूडेंट, ये हमने स्ट्रक्चर देखा, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, और इसके ऊपर क्या है? इस तरीके से राइबोसोम्स इसके ऊपर जुड़े हुए हैं। तो राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं तो ये स्ट्रक्चर वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर है। अब सिस्टर्नी के पास कौन सी प्रोटीन होती है? राइबोफ्लोरिन प्रोटीन, जो क्या करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स को अटैच कर देती है। और जैसे ही इसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड हुए स्टूडेंट, तो ये बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? तो जहां पे राइबोसोम अटैच्ड है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो सिस्टर्नी का होता है। अब आते हैं स्टूडेंट, ये देखिए, ये भी आपको पार्ट दिख रहा होगा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर आपको राइबोसोम्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसके पास राइबोसोम होते ही नहीं है। कारण क्या है? राइबोफ्लोरिन प्रोटीन नहीं होती है। ये होता है स्टूडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम SER कह देते हैं। क्लियर? और इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। अब
जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डायरेक्टली ओरिजिनेट होता है कहाँ से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। लेकिन जो ट्यूबुलर पार्ट है ये क्या होता है कि जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स डिटैच हो जाते हैं, बेसिकली राइबोसोम्स हट जाते हैं, तो इससे जब राइबोसोम हटे तो बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और स्मूथ होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्लियर? तो जो स्मूथ का फंक्शन है, स्मूथ का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है स्टूडेंट स्टेरॉल्स लिपिड की सिंथेसिस करना। और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसके साथ जुड़े रहते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम जुड़ने की वजह से ये रफ अपीयरेंस देता है। क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं ना तो ये एक दानेदार ग्रेन्युलर अपीयरेंस देता है, तो इसकी सरफेस स्मूथ नहीं दिखती है, रफ दिखती है। इसीलिए इसको नाम क्या देते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये देखो क्या है, दे बियर राइबोसोम्स, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ऑन देयर सरफेस एंड गिव राइज टू रफ अपीयरेंस। और रफ अपीयरेंस देने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं? ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्लियर? अब राइबोसोम इनके ऊपर कैसे जुड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। राइबोसोम्स के लिए यहां पे एक प्रोटीन होती है राइबोफोरिन प्रोटीन। ये जो राइबोफोरिन प्रोटीन होती है ना स्टूडेंट, दो तरह की होती है, फर्स्ट एंड सेकेंड। और ये राइबोफोरिन प्रोटीन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये सिस्टर्ने के ऊपर लगी रहती है और ये 60S सब यूनिट को सिस्टर्ने से क्या करती है? अटैच करती है। आइए देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एक सिस्टर्ने का हम एक सैक बना रहे हैं, ये देखो। अब यहां पे होता है स्टूडेंट राइबोसोम। ये राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट एंड ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट, इस तरीके से। दिस इज 40S एंड दिस इज 60S। और राइबोसोम कैसे होते हैं? 80S होते हैं। अब यहां पे लगी होती है स्टूडेंट प्रोटीन, ये देखिए, और इस प्रोटीन को हम नाम क्या देते हैं? दिस इज राइबोफोरिन। फर्स्ट सेकेंड दो तरह की होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, काम क्या है? राइबोसोम की 60S यूनिट को अटैच करना। क्लियर? अब अगर आप यहाँ पे देखो, आपको एक पोर दिखेगा, ये देखो यहाँ पे एक पोर है राइबोसोम, और जो सिस्टर्ने है दिस इज बेसिकली सिस्टर्ने। तो सिस्टर्ने पे एक पोर है, इस पोर का काम क्या है? देखो राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन जो है वो बन गई। अब प्रोटीन राइबोसोम ने बना दी, लेकिन प्रोटीन में राइबोसोम का काम क्या है? अमीनो एसिड को अटैच करना और एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करना, यानी अमीनो एसिड की एक लॉन्ग चेन बनाना, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन कह देते हैं। उसके बाद उस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शरी होगा, क्वाटर्नरी होगा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो बाद में जो मॉडिफिकेशन है प्रोटीन्स की वो कहाँ होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इस पोर के थ्रू प्रोटीन जो है वो कहाँ आती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन पे। और यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होती है, चाहे तो वो फोल्डिंग्स को लेके हो, स्ट्रक्चर को लेके हो, और चाहे प्रोटीन के साथ अगर एसोसिएटेड हो जाए कार्बोहाइड्रेट तो क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरीके से प्रोटीन में जितने भी मॉडिफिकेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनती है। तो बेसिकली जो सिस्टर्ने होता है इसमें पोर होता है, और पोर के थ्रू प्रोटीन जो है वो ल्यूमन के अंदर जाता है, और राइबोसोम को अटैच करने वाली प्रोटीन राइबोफोरिन प्रोटीन यहाँ पे होती है।
क्लियर। चलिए, सो नेक्स्ट देखो क्या है स्टूडेंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली हैव सिस्टर्ने एंड फ्यू ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स होते हैं बहुत कम, ना के बराबर। मेनली क्या होते हैं, दे हैव सिस्टर्ने। तो सिस्टर्ने का ही स्ट्रक्चर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। क्लियर। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन राइबोसोम, राइबोसोम के अंदर जब प्रोटीन बन जाती है, इट का मतलब प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, इट मूव्स टू ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर मॉडिफिकेशन। तो जितनी भी मॉडिफिकेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कनेक्ट होता है। क्यों कनेक्ट होता है, क्योंकि इसको बनाता ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप है, एंड डेवलप फ्रॉम आउटर, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इनर मेम्ब्रेन नहीं बनाती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर वेल डेवलप्ड इन द सेल्स विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है बेसिकली सिस्टर्ने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर किन में मिलता है, जो एक्टिवली प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं, जैसे कि पेनक्रियाटिक सेल, जैसे कि लीवर और ब्रेन सेल, इनके अंदर मिलता है। क्लियर। अभी देखो हमने ये पॉइंट पढ़ा, पॉइंट क्या था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस से कनेक्ट होता है और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनता है। एक बार हम देख लेते हैं स्टूडेंट, ये देखो ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, दिस इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इससे इस तरीके से मेम्ब्रेनस पार्ट बनता है। और ये होता है स्टूडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स जो हैं अटैच्ड है। और ये स्ट्रक्चर भी आप देख रहे होंगे कौन सा है, सिस्टर्ने का। सो दीज आर राइबोसोम्स और जो स्ट्रक्चर बना ये कंप्लीट, इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए, तो अब हमने देखा कि न्यूक्लियर एनवेलप से डेवलप हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस जो सेल करती है उनमें मेनली प्रेजेंट होता है। आइए देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या होते हैं। तो देखो बार बार हम एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम्स अटैच्ड है। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन सी प्रोटीन, लाइसोसोमल प्रोटीन स्टूडेंट। लाइसोसोमल प्रोटीन क्या होती है, जो लाइसोसोम्स के अंदर बनती है। ये लाइसोसोमल प्रोटीन कहाँ कौन बनाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। सिक्रेटरी प्रोटीन्स चाहे वो हार्मोन्स हो, एंजाइमेटिक हो, वो भी कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स होती है स्टूडेंट, जो साइटोप्लाज्म पे रिलीज होती है या साइटोप्लाज्म में रह के काम करती है, उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बनाते हैं। उनको कौन बनाते हैं, फ्री राइबोसोम्स जो हैं वो उनको बनाते हैं। क्लियर। देन इट गिव राइज टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ से ही बनता है। कैसे, जब राइबोसोम्स हट जाते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन होती है। क्लियर। देन along with प्रोटीन सिंथेसिस या along with प्रोटीन फॉर्मेशन, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन के साथ साथ ये
प्रोटीन मॉडिफिकेशन में भी रोल प्ले करता है, जैसे कि ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट शुगर चेन का जुड़ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन से क्या बनता है स्टूडेंट, यहाँ पे बनता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन यहाँ होती है। उसके अलावा मैंने बताया जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी, वो भी मॉडिफाइड यही होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो है इसके साथ राइबोसोम्स जो हैं वो एसोसिएटेड नहीं होते हैं। क्लियर? तो ये स्मूथ अपीयरेंस देगा और ए ग्रैन्युलर, ग्रेन्यूल्स नहीं दिखेंगे, तो इसीलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इन पे राइबोफोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है। क्लियर? इन पे जो मेनली पार्ट होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो या तो ट्यूब्यूल वाला पार्ट है या फिर वेसिकल्स वाला पार्ट होता है। क्लियर? ये प्रेजेंट होते हैं, सिस्टर्डे बेसिकली एब्सेंट होते हैं। ये डेवलप किससे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये पेरीफेरी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से कनेक्ट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। क्लियर? इट इज वेल डेवलप इन द सेल्स, उन सेल्स में बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड स्टेरॉयड सिंथेसिस। उनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली फैट सिंथेसिस से रिलेटेड जो फैट सिंथेसिस है वो हमेशा कौन करती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ पाए जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? मसल सेल, एडिपोज सेल्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेल्स, क्योंकि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेल्स है वो हार्मोन्स रिलीज करती है और वो सारे हार्मोन्स स्टेरॉयडल यानी फैटी होते हैं। क्लियर? फंक्शन क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? अभी तक हम देख रहे थे लिपिड के सिंथेसिस करना, लिपिड की तरह ही स्टेरॉइड्स होते हैं, लिपिड कंपोनेंट्स ही होते हैं। स्टेरॉइड्स के साथ साथ जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स है वो भी यही बनाते हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन स्टूडेंट लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सब स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। देन दे प्ले रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा तो ये क्या करता है, जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होनी है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को रिलीज कर देगा साइटोप्लाज्म पे, और जब मसल्स रिलैक्स होती है तो ये साइटोप्लाज्म से कैल्शियम को वापस क्या करता है, ले लेता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल है इसका बाय रिलीज एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका और भी होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। हमारी बॉडी में जितने हमने ड्रग्स कंज्यूम किए हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है, और उसके साथ साथ अल्कोहल और पॉल्यूटेंट्स को भी अगर हमने कंज्यूम किया है उसको भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। क्लियर? सो ये ओवरऑल हमारा डिस्क्रिप्शन था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे गोल्जी अपैरेटस।